हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए। CH 259 पापियों का काल आ गया। अद्विका और शौर्य ने एमएलए का काम तमाम कर दिया था और अपने घर पहुंच गए थे तो उन्हें पता चला कि उनके बच्चों को किसी ने किडनैप करवाया है। जब किडनैपर का कॉल आया तो अद्विका ने बड़े ही शांति से कहा कि इस बात पर विश्वास नहीं करती। ये सुनकर उस आदमी ने वीडियो कॉल शुरू किया और बच्चों की तरफ करते हुए बोला, देखो बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हें देख रही है, कुछ बोलना चाहोगे? तभी अद्विका की आवाज फोन के दूसरी तरफ से आई, इन लोगों को इतनी बुरी मौत देना कि पूरा देश इनकी मौत से हिल जाना चाहिए। और तुम लोगों के पास सिर्फ आधा घंटा है तो इस समय का सही उपयोग करके इन्हें अच्छे से और तड़पा तड़पा कर मारना। इतना कहकर अद्विका ने फोन काट दिया। तभी दूसरी तरफ अद्विका के मासूम चार बच्चों के चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान आई। अगले ही पल उन लोगों ने अपने बंधे हुए हाथ पांव की रस्सियों को कुछ इस तरह तोड़ दिया मानो वो किसी सूखी घास को तोड़ रहे हो। ये देख किडनैपर्स हैरान होकर बच्चों को देखने लगे। तभी अग्निशिखा ने अपना हाथ आगे कर दिया और उसके हाथों के आने तीव्र ज्वाला प्रकट हो गई। उसकी आग की लपटों के उस इमारत को पूरी तरह से घेर लिया था। कोई भी किडनैपर्स का आदमी बाहर भाग नहीं पा रहा था और ऐसी चमत्कारिक शक्ति को देखकर किडनैपर्स की हालत खराब हो चुकी थी। तभी कवन बोला, मेरे पास दो प्रतिभा है, एक मैं जल तत्व को कंट्रोल कर सकता हूं पर दूसरी जो मुझे अच्छी नहीं लगती और वो है मेरा जहर। इतना कहते ही उसके हाथों से नीले रंग का धुआं निकलने लगा और कुछ ही पल में उसने पूरे गोदाम को भर दिया। जहर का असर तुरंत उन किडनैपर्स पर होने लगा और वो लोग अचानक दर्द में तड़पने लगे। तभी ध्वनिल आगे आया और बोला, मेरा दूसरा तत्व थोड़ा अनियंत्रित है, इसीलिए उसे मैं ज्यादातर इस्तेमाल करने से खुद को रोकता हूं पर तुम लोगों के पैर पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। इतना कहते ही उसके शरीर से अचानक बिजली की चिंगारी निकलने लगी और धीरे धीरे एक एक करके उन लोगों पर गिरने लगी। वहां मौजूद 50 के आसपास के लोगों के शरीर में करंट दौड़ गया। पहले ही जहर की वजह से उनकी जान जा रही थी और ऊपर से ये बिजली के झटके उन्हें असहनीय दर्द दे रहे थे। तभी उन किडनैपर्स का लीडर दांत पीसते हुए बोला, अबे ये बच्चे नहीं शैतान है। अब मुझे समझ में आया कि इनकी माँ ने इन्हें ऐसा क्यों कहा था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और बोला, हमें माफ कर दो, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, हमें जाने दो। पर तभी धीरेन्द्र आगे आते हुए बोला, मेरी दूसरी स्किल है हीलिंग, जिससे मैं सभी को ठीक कर सकता हूँ। चलो अब अग्नि को फिर एक बार आखिरी राउंड देने के लिए मैं इन्हें हिल कर देता हूँ, वरना वो गुस्सा हो जाएगी कि उसके पास एक ही तत्व है। इतना कहकर धीरेन्द्र ने अपने दोनों हाथ फैलाए और उसके हाथों से एक हरे रंग की रोशनी निकली। इस रोशनी ने पूरे इमारत को घेर लिया और सारी बिजलियां और जहरीला धुआं गायब हो गया। सभी किडनैपर्स भी तुरंत ठीक हो गए पर तभी ध्वनिल, कवन और धीरेन्द्र अपनी जगह से उड़ गए और छत को तोड़कर बाहर आ गए। अब सिर्फ अग्निशिखा अपनी लाल आंखों से उन्हें देख रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को पंख की तरह फड़फड़ाया और अगले ही पल उसके दोनों हाथों से आग की लपटें निकली और पूरे इमारत में फैल गई। किडनैपर्स ने पिछले 20 मिनट तक जहर और बिजली के वार को झेला था पर जैसे ही ये आग की लपटें उनके पास पहुंची वो लोग पूरी तरह डर गए। वो लोग जान बचने के लिए यहाँ वहां भागने लगे पर कुछ ही पल में वहां मौजूद लोहे की चीजें, खंभे सब कुछ पिघलने लगे और धीरे धीरे नष्ट हो गए। कुछ ही देर में इस आग की लपटों में वहां मौजूद सभी लोग आ गए पर अग्निशिखा ने उन्हें तुरंत मारने नहीं दिया। 5 मिनट तक उसने उन्हें आग पर जिंदा भुना और बाद में उन्हें मार दिया। वह जब उस इमारत से बाहर आई तो देखा कि वहां सिर्फ पिघले हुए लोहे का रस बचा था। यहाँ तक कि ईंटों से बनी दीवार भी पूरी तरह से पिघल गई थी। अग्निशिखा के बाहर आते ही चारों बच्चे घर की तरफ उड़ गए। बराबर आधे घंटे के अंदर चारों बच्चे उस्ताद के घर के बाहर चलते हुए पहुंच गए। पिछले आधे घंटे से उस्ताद अद्विका और शौर्य की इस शांत स्वभाव पर गुस्सा होकर उन्हें अनाप शनाप बोल रहे थे पर जब उन्होंने देखा कि चारों बच्चों को एक खरोंच भी नहीं है और वो सब सुरक्षित है, वो हैरान होकर शौर्य और अद्विका को देखने लगे। शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, उस्ताद आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, हमारे बच्चों को अच्छे से मालूम है कि ऐसी मुसीबत से कैसे बचना है। उस्ताद अब पूरी तरह हैरान होकर इन दोनों पति पत्नियों को देखने लगा था पर उसने आगे कुछ नहीं कहा। तभी शौर्य ने उस्ताद के इस मदद के लिए अपने घर में रखे बैग में हाथ डालकर एक बोतल निकाली और बोला, उस्ताद ये आपके लिए है।
आपने हमारी जो मदद की उसके लिए मैं आपका कितना भी शुक्रिया करूं वो कम ही है। उसने वो बोतल उस्ताद के हाथ में रख दी। ये बोतल गीतांजलि मेडिसिन की वही सबसे महंगी दवाई थी, जिसका ऑनलाइन और ऑफलाइन कभी भी स्टॉक नहीं रहता। इस दवाई के लिए लोग मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार होते हैं, और ये बोतल उन्हें शौर्य ने ऐसे ही दे डाली थी। तभी उस्ताद के बेटे ने उस बोतल को हाथ में लिया और बोला, ये बोतल तो सबसे टॉप ग्रेड की बोतल है। इसकी कीमत कम से कम 4 लाख रुपए तक की है, और ब्लैक मार्केट में ये 20 लाख तक महंगी बिकती थी। ये सुनकर उस्ताद ने तुरंत उस बोतल को शौर्य में हाथ में दे दिया, पर शौर्य ने उसे लेने से मना करते हुए कहा, नहीं उस्ताद, आप इस बोतल के हकदार हैं। ये बोतल आपकी बहादुरी और वीरता के लिए है जो आपने मेरे बच्चों को बचाते वक्त दिखाई है। उस्ताद ने आखिर शौर्य से वो बोतल ले ली और अपने बेटे के साथ सीढ़ियों से नीचे चले गए। तभी ध्वनिल गुस्से से बोला, अगर मुझे अपनी शक्तियों को प्रयोग करने की अनुमति पहले ही होती तो मैं उन्हें कच्चा चबा जाता। तभी कवन ने उसके सर पर चपत मारते हुए कहा, अगर तुमने ऐसा किया होता तो हमारी पोल पहले ही खुल गई होती। तभी अद्विका कुछ सोचते हुए बोली, बच्चों, अगर भविष्य में ऐसी कोई मुसीबत आती है तो अपनी तत्व शक्तियों का इस्तेमाल किए बिना सीधा अपनी युद्धकला का इस्तेमाल करके इनसे सीधा सामना कर सकते हो। वैसे भी तुम्हारी शारीरिक शक्तियां काफी मजबूत है, तो अब सीधा अपनी युद्धकला का प्रयोग करो और खुद की रक्षा करो। पर याद रखना कि अपनी उम्र के बच्चे जो तुम लोग इनका इस्तेमाल करके नहीं मरोगे, वरना वो लोग मर भी सकते हैं। और किसी मासूम को उसकी छोटी सी गलती के लिए हम मौत की सजा नहीं दे सकते। अद्विका की बात सुनकर सभी बच्चों ने अपनी गर्दन हामे हिलाए और उससे गले लग गए। चारों को अपनी बाहों में लेकर अद्विका अंदर चली गई। दूसरे दिन सुबह 2 मुख्य घटनाओं ने सभी लोगों का ध्यान खींच लिया था। पहली खबर एमएलए और उसके आदमियों के मरने की थी, तो दूसरी खबर पुराने फैक्ट्री के जलने की थी। वैसे तो पुरानी फैक्ट्री में आग लगाना एकदम आम बात थी, पर यह आग एकदम खास थी, क्योंकि इस आग में पूरी की पूरी फैक्ट्री सिर्फ जाली नहीं थी बल्कि पूरी की पूरी पिघलकर सपाट हो चुकी थी। वहीं एमएलए की वजह से जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया था वो लोग आज घर पर पूरन पोली बनाकर खा रहे थे। पूरे शहर में ज्यादातर लोग इस बार बहुत खुश थे। सिर्फ उन गुंडों के घर वाले थोड़ा दुखी थे। उस दिन सुबह सुबह लोगों ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया था। दूसरी तरफ अजीत रात भर अपने चादमियों को फोन कर करके परेशान हो चुका था। पर जब उसने टीवी पर न्यूज़ देखी उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसे अच्छे से मालूम था कि उसके आदमियों ने उन बच्चों को यहीं पर किडनैप करके रखा था। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा था। उसे बार बार लग रहा था कि उसकी तरफ एक बहुत बड़ा खतरा कदम बढ़ा रहा है। इधर आज अद्विका हॉस्पिटल नहीं जाने वाली थी, पर वो किसी और जगह जाने के बारे में सोच रही थी। उसकी अगली मंजिल थी लुकास फार्मा। ये वही कंपनी थी जो उन दवाइयों को बनाकर बच्चों पर टेस्ट कर रही थी। अद्विका घर से पूरी तरह तैयार होकर बाहर निकल गई। बच्चों को सही ने स्कूल छोड़ दिया और डिलीवरी बॉय के काम के लिए होटल की तरफ निकल गया। जब होटल पहुंचा तो होटल के मालिक ने होटल को आज काफी अच्छे से सजाया था। जब शौर्य ने ये देखा तो उसने उत्सुकतावश मालिक से पूछा, सेठ, आज आप काफी खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? ये सुनकर सेठ ने टेबल पर रखे बॉस से एक पेड़ा निकाला और बोला, अरे भाई, आज बहुत बड़ा दिन है इस शहर के लोगों के लिए। पिछले 10 सालों से यहाँ के एमएलए ने आतंक मचाकर रखा था, पर 2 दिन पहले उसके एक चमचे को किसी ने दिन दहाड़े ठोक दिया और कल रात को एमएलए और उसके बाकी सभी साथियों को एक ही जगह पर पकड़कर ऐसी मौत मारा है कि देखने वालों की भी रूह कांप गई है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। उन सभी का काल आ चुका है। इस शहर के पापियों का काल आ गया है। ये सुनकर शौर्य ने उत्सुक होते हुए बोला, क्या आप जानते हैं ये किसने किया है? ये सुनकर वह मालिक बोला, अगर मुझे पता चले ना कि वो कौन है तो मैं उसकी फोटो यहाँ होटल में लगाकर पूजा करूंगा। वो इस शहर के लोगों के लिए एक भगवान की तरह है। ये सुनकर शौर्य को काफी अच्छा लगा। फिर शौर्य ने अपनी ऑर्डर उठाए और खाना लेकर डिलीवरी करने चला गया। पर संयोग से आज उसे ये खाना उस जगह पहुंचाना था जहां कल रात उसने ही नरसंहार किया था। जब शौर्य यहां पहुंचा तो उसने देखा कि पूरी जगह को सील कर दिया गया था और अंदर जाने से सभी को मना किया था। शौर्य ने अपना ऐप खोला और ऑर्डर करने वाले का नंबर निकाला और उस पर फोन लगा दिया। दूसरी तरफ से फोन उठाते ही एक मीठी आवाज आई जो थोड़ी टेंशन भरी थी। हेलो जी, बोलिए। तभी शौर्य ने हड़बड़ी में कहा, मैडम, मैं खाना लेकर तौबा गया हूं, पर यहाँ पुलिस वालों ने अंदर जाने से हमें मना किया है। ये सुनकर वह लड़की बोली,
रुको मैं वही आ रही हूँ। इतना कहकर उस लड़की ने फोन रख दिया। कुछ देर बाद ऑफिसर नीतू चंद्रा अपनी वर्दी में बाहर आ गई। उसने आज अपने यूनिफॉर्म के ऊपर एक काले रंग का अप्प पहना था। जब शौर्य की नजर उस पर पड़ी तो उसने अपना हाथ हिलाया। नीतू तुरंत शेर के सामने आए और बोली, मिस्टर शौर्य व्हाट अ कोइंसिडेंट, तो आप मेरा खाना डिलीवर करने आए हैं। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत अपने हाथ का खाना नीतू के हाथ में थमा दिया और फिर उन्हें देखकर बोला, मैडम बुरा ना मानना पर एक बात बताना चाहूंगा कि इस कमाने के मरने के बाद पूरा शहर खुशियां मना रहा है और आप यहाँ इस कमाने के लिए अपनी रात और दिन एक किए जा रही है। आप इसकी केस को भी वैसे ही क्लोज क्यों नहीं करती जैसी उन बच्चियों के लापता होने पर आपकी पुलिस करती थी। ये सुनकर नीतू के माथे पर नसें उभर आए और वो गुस्से से शौर्य को बोली, तुम कहना क्या चाहते हो कि हम पुलिस वाले जानबूझकर ऐसा करते हैं। ये सुनकर शौर्य ने भी गुस्से से जवाब दिया, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आपकी पुलिस ने उस एमएलए के सारे गुनाहों को ऐसे ही बंद किया था। अगर झूठ लगे तो पहले अपने आसपास के सभी पुलिस थाने में जाओ और उन पुरानी फाइल्स को खोलकर देख लो। कुछ केसेस तो आपके पुलिस वालों ने दर्ज भी नहीं करवाई है। बड़ी आई पुलिस की ईमानदारी का भाषण देने तुम। ये सुनकर शौर्य ने नीतू की उंगली को नीचे किया और बोला, रहने दो, सच सभी को कड़वा लगता है, अब मेरे 1000 रुपए निकालो। ये सुनकर नीतू ने शौर्य को और ज्यादा आंखें फाड़कर देख तो शौर्य इतराते हुए बोला, मैंने इतने मेहनत से बाहर के लोगों के मन की बात आपको बताई है ताकि मेरी थोड़ी अच्छी कमाई हो जाए। क्या करे, कल अपने ही देखा ना कि कैसे हॉस्पिटल वालों ने मेरे बीवी को काम से निकाल दिया। अब बीवी की कमाई काम पर लगने के 2 दिन बाद ही बंद हो जाए तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। ये सुनकर नीतू अपनी जगह पर धरी की धरी रह गई। शौर्य ने तभी कुछ याद करते हुए बोला, मैडम मैंने सुना है कि ये हत्याएं इतनी डरावनी है कि देखने वाले की रूह तक कांप जाती है। ऐसा नरसंहार करने वाले लोग कुछ न कुछ मैसेज छोड़कर जाते हैं क्योंकि वो अगले पापी को आगाह करना चाहते हैं। शौर्य की बात सुनकर नीतू के चेहरे पर अचानक एक स्माइल आ गई और उसने तुरंत कहा, क्या बात है, तुमने मेरी सच में बहुत बड़ी मदद की है, इसी बात पर तुम मेरे ऊपर के सारे पैसे रख लो। ये लो 1000 रुपए और अपने लिए कोई और अच्छी वाली जॉब ढूंढ लेना। ये कहकर नीतू खाना लेकर तुरंत अंदर किसी छोटी बच्ची की तरह भागते हुए गई। शौर्य ने जब ये देखा तो उसने हाथ में पकड़े 1000 रुपए अपने जैकेट के अंदर डाल दिए और बाइक पर बैठकर होटल की ओर वापस चला गया। इधर अजीत सेठी एक आदमी के सामने खड़ा था। ये आदमी एक बड़ी से कुर्सी के ऊपर बैठा था और मुंह में सिगार को रखकर धुएं के छल्ले बना रहा था। उसके हाथों में एक रोलेक्स की लिमिटेड एडिशन की घड़ी थी। उसका सूट एकदम प्रीमियम मटेरियल से बना हुआ था। उसके सामने रखा हुआ टेबल भी हाथ से तराशे हुए रेयर ब्लैकवुड से बनाया हुआ था। उस ऑफिस के चारों तरफ की दीवारों पर बड़ी बड़ी रेयर पेंटिंग्स लगी हुई थी। उस आदमी की काली और लंबी दाढ़ी थी। उसके बाल साइड से ट्रिम किए हुए थे और सिर के बाल वन साइड हेयर स्टाइल में काटे हुए थे। उस आदमी का बदन एकदम गठीला था जिससे ये साफ पता चलता था कि वो हर दिन जिम के अंदर कई घंटे बिताता होगा। तभी अजीत डरते हुए बोला, सलार सर, हमारी जानकारी एक लेडी डॉक्टर के हाथ में लग चुकी है। उसने हॉस्पिटल को 2 दिन के लिए ही ज्वाइन किया था और जब उसे काम से निकाल दिया तब तक उसने एक्सपेरिमेंट का डेटा पहले ही निकाल लिया था। ये सुनकर उस आदमी ने अपनी सिगार को एस्ट्रे के ऊपर पकड़ा और जाली हुई राख को थोड़ा झटका, फिर उसने अजीत को देखा और बोला, उसे सीधा खत्म कर दो इससे पहले कि वो हमारे ऑफिस तक पहुंच जाए। ये सुनकर अजीत अपनी जगह से खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर उस ऑफिस से बाहर चला गया। कौन है ये सालार? क्यों अद्विका लुकास फॉर्मा में जाना चाहती थी? क्या नीतू शौर्य के कहे मुताबिक एमएलए के गॉडफादर तक पहुंच पाएगी?